बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के अंदर आज हम जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी हमारा बेसिक जो टॉपिक होगा वो व्हाट इज़ जीन, के जीन है क्या। मतलब हमने कहा जी कि पेरेंट्स से जीन्स जो से हैं वो बच्चों में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, मुंतकिल होते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और फिर हमने पिछले लेक्चर के अंदर रेप्लिकेशन पढ़ी भी, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेट होता है। सो जीन क्या होता है बोला। सो जीन जो सा है इसके बारे में काफ़ी साइंटिस्ट ने काम किया, उसके बारे में भी जानेंगे हम, लेकिन डायरेक्ट पहले जीन की डेफिनेशन पे चलते हैं। तो जीन इज़ अ कोडिंग रीजन दैट कोड्स अ प्रोटीन, ठीक है, या कोड्स इन a part of DNA. Basically it is part of DNA which codes for a polypeptide, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन को वो कोड कर रहा है, ठीक है। सो पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, उसे आप जीन कहोगे, सही। मतलब प्रोटीन्स के अंदर ज़ाहिर बात है पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड बेसिकली आगे जाके क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। सो ये डीएनए का क्या है वाला एक्सप्रेशन है। हम इससे पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि प्रोटीन्स बेसिकली डीएनए का एक्सप्रेशन होते हैं, कि डीएनए से प्रोटीन्स बनती हैं तो वो एक्सप्रेस होते हैं। सो डीएनए का कोई भी वो हिस्सा जिसके जिसके जिसकी वजह से कोई भी पॉलीपेप्टाइड बन सके या जिसकी पॉलीपेप्टाइड को कोड करे, उसको हम जीन कहेंगे, सही। और इसके अंदर बेसिकली जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, ठीक है, दोनों प्रोसेस हम ये पढ़ेंगे भी आगे जाके, सही। कि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं मैसेंजर आरएनए का बनना, ट्रांसलेशन कहते हैं मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना। जीन पे मतलब मज़ीद आगे जाने से पहले ये आप देख लें, मतलब ये पे डायग्राम भी आप देखें, मतलब ये जीन है और इससे हमारे पास एक प्रोटीन आ रही है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, और डीएनए का वो पार्ट जिसके ज़रिए कोई पॉलीपेप्टाइड चेन आ रही है हमारे पास, प्रोटीन आ रही है, डेट इज़ जीन। सो इस जीन को स्टडी करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने काम किए, ठीक है, जिसमें से जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक है आर्चीबाल्ड गैरल्ड और विलियम, ठीक है, आर्चीबाल्ड गैरल्ड है और विलियम बेटसन, मतलब ए गैरल्ड कर देते हैं और एंड विलियम बेटसन से इन्होंने काम किए। सो सबसे पहले जो कह लें कि मेंडेलियन करेक्टर्स के बाद, यानी एक तो मेंडल्स ने भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, 7 बेसिक करेक्टरिस्टिक्स, अगर आपको आइडिया हो मेंडल्स के वर्क के बारे में जो उसने पी प्लांट में निकाली थी, ठीक है। तो इन्होंने देखा कुछ डिजीज़, बेसिकली इनकी जो रिसर्च थी कह लें या इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने देखा कि डिजीज़, सम डिजीज़ कह लें, ठीक है, सम डिजीज़ आल्सो फॉलो, ठीक है, मेंडेलियन प्रॉपर्टीज़ या मेंडेलियन जेनेटिक्स, सही। तो इसमें परेशान नहीं होना। बेसिकली जिस तरह मेंडल्स ने देखा था ना कि 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं कि मतलब जिसमें पी प्लांट की वजह से स्टडी की थी, टॉल है, शॉर्ट है, फिर कलर जो सा येलो है, ठीक है, और ग्रीन है, इसके अलावा कुछ रिंकल्ड हैं, कुछ राउंड हैं, सारी जो करेक्टरिस्टिक्स थी जो कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रैवल करती हैं। इस तरह उसने देखा कुछ डिजीज़ ऐसी हैं कि जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रैवल करी और मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो करी, सही। और इनकी एक और फाइंडिंग थी कि डिजीज़ मोस्टली, या डिजीज़ के जो जीन्स हैं वो मोस्टली हमें रिसेसिव मिलते हैं, ठीक है, रिसेसिव नेचर होती है उनकी, सही। कि मतलब जो नॉन डिजीज़ जीन है वो बेसिकली डोमिनेंट होता है डिजीज़ जीन के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एक्स क्रोमोसोम है जिसके पास नॉर्मल हीमोफीलिया है, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम है जिसके पास हीमोफीलिया है, सिंपल। सो नॉर्मल हीमोफिलिक क्रोमोसोम पे डोमिनेंट हो जाएगा, सो ये नॉन डिजीज़ होगा, ठीक है, इसमें डिजीज़ नहीं होगी, सही। जब तक दोनों में हीमोफीलिया नहीं होगा, एच ये एन है, से जब तक दोनों में, ऐसे कैपिटल एच कर देते हैं, दोनों में जब तक हीमोफीलिया नहीं होगा ये डिजीज़ कंडीशन में आएगी, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने बहुत सी डिजीज़ स्टडी की और फिर उन्होंने कहा कि बेसिकली इनका प्रॉब्लम जो सा है वो जीन की कोडिंग में होता है, सही। लेकिन उस टाइम उन्हें आइडिया नहीं था, मतलब डीएनए का उन्हें आइडिया नहीं था, क्योंकि सारा काम जो था वो 1902 में हो रहा था,
ठीक है। उस टाइम तक डीएनए डिस्कवर हो चुका था, लेकिन वाटसन एंड क्रिक का मॉडल जो से हम कह रहे हैं डीएनए मॉडल नहीं आया था, ठीक है। और साथ साथ जीन्स पे उन दिनों एज सच कोई मतलब रिसर्च भी नहीं हुई थी। तो इन्होंने बहुत सी बीमारियों को स्टडी किया। एक बीमारी जो इन्होंने काफ़ी डिटेल में स्टडी की उसे हम कहते हैं एल कैप्टोनुरिया, ठीक है। अच्छा, इस पे जाने से पहले एक चीज़ देख लें, मसलन जो जीन्स हैं ये प्रोटीन्स हो सकती है। प्रोटीन्स में जो कह लें कि बहुत बड़ी कैटेगरी एंजाइम्स की भी है, सही। सो इफ़ देयर इज़ डिफेक्ट इन द जीन, कि जीन के अंदर कोई मसला है तो वो प्रोटीन भी गलत बनाएगा, मतलब सही प्रोटीन नहीं बनेगी। सही प्रोटीन से हमारा एंजाइम्स नहीं पड़ेंगे, और जब एंजाइम्स सही नहीं होंगे, ठीक है, सो एंजाइम्स डिसेबिलिटीज़ हो जाएंगी, ठीक है। कि नहीं डिजीज़ ऐसी होती है जिसके अंदर एंजाइम्स ही नहीं बनता। हाँ, इसकी कुछ एग्जांपल्स आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होंगी, मतलब पहले भी पढ़ी होंगी, जैसे ग्लाइकोजिनोसिस है, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 1 टाइप 2, जिसके अंदर ग्लाइकोजिन के एंजाइम तोड़ने के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड, सॉरी एंजाइम जो रिक्वायर्ड होते हैं वो बॉडी नहीं बना पाता, सही। सो इसे हम कहते हैं एंजाइम डेफिशिएंसीज। एस एस के को हम क्या कहते हैं, एंजाइम डेफिशिएंसीज। जब मतलब जीन में प्रॉब्लम हो, ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ म्यूटेशन इन जीन, ठीक है। अभी म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। सो म्यूटेशन क्या होती है भला, म्यूटेशन को भी देख लेते हैं। म्यूटेशन इज़ बेसिकली कह लें कि चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एनी चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए, ठीक है। कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसके अंदर अगर चेंज आ जाती है वो म्यूटेशन है, सही। फॉर एग्जांपल इस जीन में म्यूटेशन आती है, सही। म्यूटेशन आएगी तो मतलब जीन रॉन्ग हो जाएगा, कोड रॉन्ग हो जाएगा। जब कोड रॉन्ग होगा तो उसकी प्रोटीन्स रॉन्ग बनेंगी, ठीक है। प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स में तो एंजाइम्स रॉन्ग बनेंगे, एंजाइम्स रॉन्ग मिलेंगे तो उनकी डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इस तरह एक एग्जाम्पल इन्होंने जो स्टडी की थी वो अल कैप्टोनुरिया की थी, ठीक है। अल कैप्टोनुरिया, अल कैप्टोन यूरिया भी सिखाया जाता है बस, सही। और इन पेशेंट में इन्होंने देखा कि मतलब जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर एक जो सा क्या लिखे होमोजेनिस्टिक जेनेटिस्टिक एसिड, सॉरी होमोजेनेटिसिक एसिड, ठीक है। यानी दिस आर पेशेंट्स विच रिलीज होमोजेनिक एसिड इन यूरिन, ठीक है, इन यूरिन, कि उनके यूरिन के अंदर होमोजेनिक एसिड आ रहा होता है, सही। और नॉर्मली होमोजेनिक एसिड प्रेजेंट जो नॉर्मल मतलब इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर होमोजेनिक एसिड्स नहीं होते, क्योंकि नॉर्मली जो उनसे है होमोजेनिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। होमोजेनिक एसिड इज़ ब्रोकन डाउन कह लें, या ब्रोक डाउन बल्कि बाय एंजाइम्स, सही। सो क्योंकि अल कैप्टोनुरिया के अंदर क्या होता है कि इन एंजाइम्स के अंदर क्या आ जाती है, म्यूटेशंस कह लें, या मतलब इनफेक्टिव होते हैं, इनफेक्टिव एंजाइम्स, क्योंकि उनके जीन्स के अंदर म्यूटेशंस आ चुके होते हैं। जिसने हमने पीछे पढ़ा था म्यूटेशन, मतलब एंजाइम में म्यूटेशन हुई तो सॉरी डीएनए में म्यूटेशन हुई तो एंजाइम सही नहीं बनेंगे, एंजाइम सही नहीं बनेंगे तो आगे उनका फंक्शन सही नहीं होगा, सही। सो ये फिर होमोजेनिक एसिड उनके यूरिन में आने लग जाता है, सही। और ये यूरिन में जाके मतलब जो ही मतलब यूरिन रिलीज़ होती है, मतलब जब आप तो एक्सक्रीट करते हो तो उसके बाद यूरिन को ये ब्लैक कलर देता था, ब्लैक कलर, ठीक है। तो उन पेशेंट्स की जो यूरिन है वो ब्लैक कलर में होती थी, सही। और फिर उन्होंने एल कैप्टोनुरिया के जो पेशेंट्स थे उनके ऊपर थोड़ी बहुत स्टडी की और ये अंदाज़ा लगाया कि जो इनहेरिटेड डिजीज़ हैं, ठीक है, यानी डिजीज़ ऑफ इनहेरिटेंस, डिजीज़ ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें एल कैप्टोनुरिया भी आता है, ठीक है, मतलब जो ट्रैवल करती है फैमिलीज़, ठीक है, रन्स इन फैमिलीज़, जो कि ख़ानदानों में चलती है, ठीक है, इज़ लिंक्ड विद एंजाइम डेफिशिएंसीज। और एंजाइम डेफिशिएंसी से क्या मुराद है कि मतलब उनके जीन्स में म्यूटेशंस है, ठीक है, यानी एंजाइम डेफिशिएंसीज ड्यू टू म्यूटेशंस इन जीन्स, ठीक है, जीन्स के अंदर म्यूटेशन इस वजह से एंजाइम डेफिशिएंसीज हो रही हैं।
और ये उनका मतलब कहने की लास्ट स्टेटमेंट थी अल्केप्टोन्यूरिया को स्टडी करने के बाद। सही कि मतलब जो होमोजेंसिक एसिड को ब्रेक डाउन कर रहा था वो एंजाइम्स जो हैं वो पेशेंट्स के अंदर नहीं होता, और फिर पेशेंट्स जो से हैं वो ब्लैक कलर की यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक। अ, लेकिन इसके इसके ऊपर भी मतलब काफ़ी क्वेश्चन उठे, क्योंकि मतलब जब ये नया रिसर्च वर्क आया तो उसके मतलब 1902 के अंदर उसने सारा काम किया था, तो 1940 तक साइंटिस्ट इसके बारे में मतलब शुकूक व शुबहात से देखते रहे इसकी तरफ। सही। फिर 1941 के अंदर जो है फिर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, दो साइंटिस्ट थे, एक जॉर्ज बीडल है और एडवर्ड टैटम। ठीक है, यानी जी बीडल। ठीक है, नहीं नेक्स्ट साइंटिस्ट जो से आ रहे हैं वो जी बीडल एंड एडवर्ड टैटम। ये सारे अंग्रेज़ थे। अफसोस की बात कि मुसलमानों ने कोई ऐसा काम नहीं किया। सही। सो खैर जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम जो से थे, इन्होंने फिर मतलब इस काम को दोबारा से मतलब खोला और मज़ीद इस पर एक्सपेरिमेंट किए। इनका एक्सपेरिमेंट का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। इन्होंने जो सा है वो म्यूटेशंस जनरेट की। ठीक है, वो म्यूटेशंस तो ऐसी थी कि जो फैमिलीज़ में रन कर रही थी। सही, मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट थी। इन्होंने कह लें कि डायरेक्ट म्यूटेशंस प्रोड्यूस करने की कोशिश की, क्योंकि इस टाइम तक वाटसन क्रिक का मॉडल आ चुका था। सो उन्हें पता था डीएनए किस तरह का होता है। सो हम डीएनए की अगर सीक्वेंस को चेंज करना चाहें तो हम कर भी सकते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे उन्होंने फिर म्यूटेशन क्रिएट करने की कोशिश की। मतलब उन्होंने क्या किया, बेसिकली जो उनका एक्सपेरिमेंट था, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, जो कि फंगस है, न्यूरोस्पोरा, स्पोरा को एज अ टेस्ट ऑर्गेनिज्म लिया उन्होंने, और मतलब उन्होंने दो ग्रुप्स बना लिए। ठीक है, मतलब एक कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सही। कंट्रोल में उन्होंने क्या किया कि न्यूरोस्पोरा के स्पोर्स को उन्होंने मतलब ग्रो करवाया। ठीक है, उन्होंने टेस्ट ट्यूब लिया जिसके अंदर उन्होंने मिनिमल मीडियम लिया, मिनिमल मीडियम। ओके, मिनिमल मीडियम के अंदर नो आर्जिनिन। ठीक है, इसके अंदर आर्जिनिन नहीं थी। सही। आर्जिनिन जो कि अमाइनो एसिड है बेसिकली, तो आर्जिनिन इसमें प्रेजेंट नहीं थी, और उसने उस मिनिमम रीजन पे ग्रो कराया जिसके अंदर आर्जिनिन नहीं थी, तो न्यूरोस्पोरा की ग्रोथ आ गई। दे फाउंड ग्रोथ कर्व। ठीक है, मतलब न्यूरोस्पोरा की ग्रोथ कर्व आ गई मिनिमल मीडियम के ऊपर भी। मिनिमल से मुराद जिसके अंदर मतलब आर्जिनिन मौजूद नहीं थी। आर्जिनिन जो कि अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल डू नॉट कंटेन आर्जिनिन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उन्होंने क्या किया कि जो ग्रोथ आई थी, ग्रोथ्स में से उसने स्पोर्स उठाए, लाइक फॉर एग्जांपल दीज आर स्पोर्स। सही। और स्पोर्स को टारगेट किया उन्होंने एक्सरे से। सही। सो एक्सरे से क्यों टारगेट किया, इनका एक्सरे तो लेना नहीं था। ठीक है, सो बेसिकली एक्सरे से टारगेट इसलिए किया कि उनमें म्यूटेशंस हो सकें, टू जनरेट म्यूटेशंस, टू जनरेट म्यूटेशंस। ठीक है, सो हमारे पास एक्सेस बम्बार्ड करने के बाद म्यूटेंट स्पोर्स आ गए। इनको हम क्या कहेंगे, म्यूटेंट स्पोर्स, क्योंकि इनके अंदर अब म्यूटेशन हो चुकी है। सही। सो म्यूटेंट स्पोर्स लिया उसने, अगेन इसको ग्रो करवाया मिनिमल मीडियम के अंदर। अगेन टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर उसने मीडियम कौन सा डाला, मिनिमल मीडियम, मिनिमल मीडियम। मिनिमल मीडियम से मुराद विदाउट आर्जिनिन, विदाउट आर्जिनिन। ठीक है, मैं डायरेक्ट आर्जिनिन में जा रहा हूँ। बेसिकली इसमें और भी अमाइनो एसिड मिसिंग होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा टारगेट आर्जिनिन है इसलिए मैं अभी से लेके साथ जाना चाह रहा हूँ। सो आर्जिनिन इसमें अमाइनो एसिड मौजूद नहीं था। मिनिमल मीडियम का ग्रो करवाया, और इस टाइम इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं आई, नो ग्रोथ। ठीक है, कोई ग्रोथ कर्व नहीं बना, कोई ग्रोथ हमें उस कंसनट्रेशन पे या मिनिमल मीडियम के ऊपर नज़र नहीं आई। ठीक है, क्यों, क्योंकि मतलब जो उनका अंदाज़ा था बेसिकली कि स्पोर्स को अगर हम टारगेट करवाएं एक्सरे से तो उसके अंदर म्यूटेशंस होंगी, और वो अंदाज़ा उनका ठीक हुआ कि जो म्यूटेंट स्पोर्स थे वो ग्रो नहीं कर पाए। ठीक है, और बल्कि सिर्फ आर्जिनिन नहीं बल्कि काफ़ी मतलब मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं कर पाए। सही। अब उन्होंने क्या किया,
उन्होंने चेक करना था बेसिकली यार मिनिमम मीडियम जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स नहीं है, विदाउट अमाइनो एसिड्स कर लें, ठीक है, ये भी विदाउट अमाइनो एसिड कर लें फ़िलहाल, क्योंकि आपको आगे की ज़रूरत पड़ेगी। सो विदाउट अमाइनो एसिड्स इनके पास मीडियम मौजूद हैं। तो फर्स्ट केस जब इसमें स्पोर्स मतलब स्पोर्स को हमने मतलब रेडिएशंस नहीं दी थी उस टाइम तो ग्रोथ आ रही थी, अब हमने रेडिएशंस दे दी तब ग्रोथ नहीं आ रही। सो इसकी रीज़न फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस मिनिमल मीडियम के अंदर अमाइनो एसिड डालना शुरू कर दिए, लाइक ठीक है, मतलब इस तरह की उसने काफ़ी ट्यूब्स ले ली, सही बुक में वैसे अच्छी डायग्राम बनी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको, सही टेस्ट ट्यूब्स ले ली उसने। लैब में कभी काम किया आपने टेस्ट ट्यूब्स वगैरह पे जिसमें यूज़ होती हों, बड़ा मज़ा आता है अलबत्ता। खैर टेस्ट ट्यूब्स ली उन्होंने और उसके अंदर वही मिनिमम मीडिया उसने डाला। मिनिमम मीडिया का आपको आइडिया है, मतलब मैं आपको एक दफ़ा करके दिखाऊंगा। सो ये मिनिमम मीडिया इस टेस्ट ट्यूब्स के अंदर उसने पुट किया। मीडिया कहते हैं यानी जिसके अंदर आप न्यूट्रिशंस बेसिकली दे रहे होते हो बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए, ठीक है। और ये मिनिमम मीडिया इसका मतलब ये है कि मतलब आपने ज़्यादा इसके अंदर मीडियम नहीं डाला, सही मतलब ज़्यादा इसके अंदर ग्रोथ के फैक्टर्स मौजूद नहीं है, मतलब अमाइनो एसिड्स इसके अंदर कम है, ठीक है। सो उसने फिर क्या किया कि बारी बारी मैंने ट्यूब्स ली, टेस्ट ट्यूब्स ली, लाइक 11 टेस्ट ट्यूब्स ली और उसके अंदर उसने मीडिया डाला। कौन सा मीडिया डाला? मिनिमम, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस मीडियम को मैं इस लेबल कर देता हूँ, सही इस तरह यही मीडियम उसने इसमें डाला इन टेस्ट ट्यूब्स में, सही। और अब उस पर उसने ग्रोथ देखने की कोशिश की, तो क्या उसे ग्रोथ नज़र आएगी? नहीं, क्योंकि अभी इन सब में हमने मिनिमम मीडियम सिर्फ डाला, यानी विदाउट अमाइनो एसिड्स, ठीक है, विदाउट अमाइनो एसिड्स। अब उसने क्या किया, हर मीडिया के अंदर, मतलब ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी, इसके अंदर उसने फॉर एग्जांपल जो अमाइनो एसिड डाला वो पायरिडॉक्सिन था, पायरिडॉक्सिन फर्स्ट के अंदर, सही। दूसरे के अंदर उसने फॉर एग्जांपल कोलिन डाल दिया, सही। तीसरे के अंदर उसने इनोसिटोल डाल दिया, इनोसिटोल, सही। फिर चौथे के अंदर उसने खाली न्यूक्लिक एसिड डाल के देखा, शायद न्यूक्लिक एसिड की कमी की वजह से हो रहा हो, सही। चौथे के अंदर पांचवें के अंदर उसने फोलिक एसिड डाला, सही। जो इसमें से मीडियम में से चीज़ें रिमूव की गई थी या जो सोचा जा रहा था यार इसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो सब चीज़ इसमें डाली थी। फिर उसने आर्जिनिन डाला, सॉरी सेकंड चीज़ इसने क्या डाली, और सॉरी मतलब ये 6 चीज़ बनेगी, बल्कि सेवन्थ के अंदर उसने आर्जिनिन डाल के देखा, ठीक है। और फिर नियासिन इसमें डाला, नियासिन भी अमाइनो एसिड है, सही। और लास्ट में फॉर एग्जांपल इसने खाली कंट्रोल रखा, ये मिनिमम कंट्रोल है, इसमें कुछ नहीं डाला उसने। सो इन टेस्ट ट्यूब्स में उन्होंने मतलब 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें मुख्तलिफ अलग से ऐड करके देखी, मतलब फोलिक एसिड ऐड किया, आर्जिनिन ऐड किया, नियासिन ऐड किया, न्यूक्लिक एसिड ऐड किया, इंस्टोल, कोलिन और पायरिडॉक्सिन, सही। ये चीज़ें ऐड करने के बाद उसने देखा यार आप ग्रोथ देखते हैं, सो उसने अगेन उसको इंक्यूबेशन में रख दिया फॉर 24 आवर्स। फिर आफ्टर 24 आवर देखता है कि वो आर्जिन पे ग्रोथ आ जाती है, देयर इज़ अ ग्रोथ ऑन आर्जिनिन, और किसी पे ग्रोथ नहीं आती, मतलब नो ग्रोथ, नो नो, इस पे भी नो ग्रोथ, नो ग्रोथ, इस पे यस, इस पे नो, इस पे नो, सही। फिर उसने अंदाज़ा लगाया यार बेसिकली कहीं आर्जिनिन के जीन में प्रॉब्लम है, कि जो आर्जिनिन को बेसिकली वो एंजाइम जो आर्जिनिन को ऐड कर रहा है या जिसका लिंक आर्जिनिन के साथ है वो मिसिंग है, सही। और यहीं से उसने बेसिकली कह लें कि आइडिया लगाया जीन्स के बारे में, कि जीन्स बेसिकली वो जीन्स जो कि आर्जिनिन को मतलब यूटिलाइज़ कर रहा था वो मिसिंग है, मतलब अब वो आर्जिनिन नहीं बना पा रहा, ठीक। सो इसको मज़ीद अगर हम कहें तो उसके लिए एक थ्योरी है, वो सही एक्सप्लेन कर, जैसे आप कहते हैं 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड थ्योरी। सो उन्होंने 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड एविडेंस दिया, और मतलब अपना जो उन्होंने सारा प्रैक्टिकल वर्क था उन्होंने कहा कि बेसिकली जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स वो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, ये तो उन्हें पहले से पता था। खैर एंजाइम्स जो कि पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं,
और हर पॉलीपेप्टाइड का पीछे कोई ना कोई जीन होता है, सही। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन जीन्स, के जीन्स को आप क्या कर दो, म्यूटेशंस कर दो जीन्स के अंदर। म्यूटेशन करने के बाद पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो एंजाइम्स की एक्टिविटी मतलब असर आएगा, ठीक। मतलब उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है, उसके अंदर एक जीन क्लस्टर 1 है, जीन क्लस्टर 2, जीन क्लस्टर 3, सही। जीन क्लस्टर 1 जो एंजाइम बना रहा है वो एंजाइम ई है, जो कि ग्लूटामेट को, अब ये जो है ना, ये बायोकेमिकल पाथवे है कि जिसके ज़रिए आर्जिनिन बन रहा है हमारे पास, लास्ट में जो प्रोडक्ट आ रहा है आर्जिनिन का आ रहा है, सही। सो बायोकेमिकल पाथवे, तो फॉर एग्जांपल जो बायोकेमिकल पाथवे के दौरान जो ग्लूटामेट को ऑर्निथिन में कन्वर्ट करता है वो एंजाइम ई है, ठीक। इसी तरह ऑर्निथिन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम एफ है, और सिट्रोलिन को आर्जिनोसक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम जी है, और एंजाइम एच जो सा है वो आर्जिनोसक्सिनेट को आर्जिनिन में कन्वर्ट कर रहा होता है, सही। सो बेसिकली कहीं डिफेक्ट या तो इस जगह पे है, ठीक है, बल्कि इसी जगह पे, क्योंकि हमें ग्रोथ किस पे मिली थी, आर्जिनिन के मीडियम पे, क्योंकि जो मतलब उससे ये वाजिया हो रहा था कि बेसिकली जो न्यूरोस्पोरा है वाइल्ड टाइप, वो आर्जिनिन बना नहीं पा रहा, ठीक है, यानी आर्जिनिन की प्रोडक्शन नहीं कर सका। अदरवाइज हमने आर्जिनोसक्सिनेट डाल के देखा, सिट्रोलिन डाल के देखा, और ऑर्निथिन डाल के देखा, ग्लूटामेट डाल के देखा, किसी में ग्रोथ नहीं आ रही थी। आर्जिनिन डाला तो ग्रोथ आ गई। इसकी क्या वजह थी कि बेसिकली जो न्यूरोस्पोरा था वो आर्जिनिन नहीं बना पा रहा था, ठीक है, और जब हमने आर्जिनिन मीडिया में ऐड किया तो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। सो उसका मतलब ये था कि कोई ना कोई एंजाइम बीच में से डिफेक्ट हुआ है, कह रहे हैं, या पॉलीपेप्टाइड बेसिकली डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी में फ़र्क पड़ा है, फिर जिसकी वजह से आर्जिनिन नहीं बन पा रही। सो उन्होंने फिर यहाँ पे 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड मतलब थ्योरी प्रेजेंट की, सही। और जो एंजाइम्स होते हैं दे आर, कह लें कि रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब ये कैटलाइजिंग, जितने भी कह लेंगे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कैटलाइजिंग एंड सिंथेसिस, ठीक है, और जो चीज़ें बन रही होती हैं, कैटलाइजिंग एंड सिंथेसिस, सो रिस्पॉन्सिबल कैटलाइजिंग एंड सिंथेसिस फॉर, ऑफ कर दें, ऑफ करके, of all the proteins of organism, all the proteins of organisms, किसी भी जानदार की जो प्रोटीन्स की सेंसिस, प्रोटीन्स के बल्कि क्या दें, प्रोटीन्स की जगह पे आप पार्ट्स कर दें, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स, जाहिर बात है वो मतलब मालिक्यूल से बने हुए हैं, और मालिक्यूल्स की कैटलाइजिंग और सेंसिस कौन कर रहा है, एंजाइम्स, और एंजाइम्स अगेन क्या है, प्रोटीन्स, सही। सो अगर, और प्रोटीन्स का कोड किसके पास है, जीन के पास, ठीक है, तो जीन में डिस्टर्बेंस आई है, एंजाइम डिस्टर्ब होंगे, एंजाइम डिस्टर्ब होंगे तो मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आएगी, so उसकी वजह से फिर डिजीज़ जनरेट होंगी, ठीक है, और ये जेनेटिक डिजीज़ हैं, मतलब इनके लिए, इनके खिलाफ आप कोई एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं कर सकते कि आप मतलब रिकवर हो जाएं, ये जेनेटिक डिजीज़ है। और हाँ, न्यूट्रिशन इसके अंदर रोल प्ले करता है, जिस तरह भी हमने देखा फॉर एग्जांपल न्यूरोस्पोरा के अंदर आर्जिनिन की कमी की वजह से ग्रोथ नहीं आ रही, तो हम आर्जिनिन ऐड करेंगे उसमें ग्रोथ आ जाएगी, सही। तो न्यूट्रिएंट्स रोल प्ले करते हैं, नो डाउट, लेकिन आप इसके इन डिजीज़ के अंदर एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट इसकी एज सच नहीं है, सही। सो जो डीएनए है वो कंट्रोल कर रहा है एंजाइम्स को, एंजाइम्स पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो उससे हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि डीएनए यानी स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, यानी पूरे ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, उसका सारा मेटाबॉलिज्म उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है, सही। सो ये, और डीएनए के अंदर अगेन क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है, जो मेन है इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इन द जीन, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड का लिंक प्रोटीन्स के साथ, सही। सो ये आज का लेक्चर हो गया हमारा जीन्स और 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड थ्योरी के बारे में, ठीक है। आगे हम देखेंगे डीएनए से प्रोटीन बनती किस तरह है।